Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 11 मई 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तुवालू को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। ये रिपोर्ट्स किस चीज़ से रिलेटेड हैं, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, बी गंगा एक्शन प्लान, सी लिंकिंग ऑफ रिवर्स, या फिर डी प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। तो दोस्तों जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट आर्टिकल है। इंडियन आर्मी को जल्द ही दृष्टि ट्रेंड ड्रोन्स दोस्तों यहाँ पे प्राप्त होंगे और इन ड्रोन्स के माध्यम से इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ेगी, स्पेशली पाकिस्तान बॉर्डर पर। किस तरीके से हम उस सीमा पर अपनी सर्विलांस को, निगरानी को और बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल्स जानना ज़रूरी है। कई बार वनडे एग्जामिनेशंस में डायरेक्टली प्रश्न बन जाते हैं और आपको पता है यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता ही है। पूछ लिया जाएगा दृष्टि 10 हाल ही में न्यूज़ में आपको देखने को मिला था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है या ये क्या है। जैसा आपने अभी मैंने प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिखाया ना, तो उस टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आइए बात करते हैं इस दृष्टि 10 के बारे में। बताया जा रहा है कि 18 मई को दोस्तों इंडियन आर्मी में इन ड्रोन्स को शामिल किया जाएगा। और अच्छी बात और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड ड्रोन्स हैं, यानी इनको हमने खुद से डेवलप किया है, खुद से बनाया है। किसने बनाया है? तो वो कंपनी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। दोस्तों एक एडवांस इंटेलिजेंस सर्विलांस रिकनेसेंस प्लेटफॉर्म आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब कहने का यह है, ये एक ऐसा ड्रोन है जिसमें आप बढ़िया तरीके से निगरानी कर पाओगे, प्लस इसकी जो कह सकते हो कैपेसिटी है या कैपेबिलिटीज़ हैं या फीचर्स की भी बात करें तो बहुत खतरनाक हैं। 36 घंटे लगातार यहाँ पर ये उड़ सकता है। 450 किलोग्राम के आसपास का जो ये वेट है वो कैरी कर सकता है। तो ये अगेन एक स्पेशल चीज़ इसके बारे में जानने को मिलती है। प्लस ये ऑल वेदर मिलिट्री प्लेटफॉर्म है। वेदर कैसा भी हो, आराम से हर जगह से ये ड्रोन काम कर पाएगा। एंड्योरेंस कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एडवांस फीचर्स में अगर आप दोस्तों देखते हो तो उसमें वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि ये हमारी इंडियन आर्मी को पूरी तरह से सपोर्ट करे। इंडियन नेवी को भी यहाँ पर ये सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। सबसे खतरनाक फीचर यहाँ पर इसका ये है कि इसमें मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। कई बार होता है ना, जो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं दोस्तों, उसमें मेंटेनेंस बहुत लगता है, उड़ाने के बाद में बहुत खर्चा लगता है बार बार यहाँ पर उसको सही करने में या उसको मेंटेन करके रखने में। बट यहाँ पर मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट बहुत कम है, इसलिए आपका एक बार खर्चा होगा बड़ा, उसके बाद खर्चे जो हैं काफ़ी मिनिमल हैं। तो इस बेसिस पर अगर हम देखें तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ऑपरेशन चलाने में यहाँ पर ये बेस्ट भी है। ये बात आपको क्लियर हो गई। प्लस इसमें एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम को लगाया गया है, यानी कि अगर आप यहाँ से कुछ डेटा ट्रांसमिट करते हो, कुछ कम्युनिकेट भी करते हो, तो वो डेटा ट्रांसमिशन आपका सिक्योर रहने वाला है। वो डेटा कहीं चोरी नहीं होगा, है ना। यानी कि आप इस पर एक विश्वास भी बना सकते हो। इस ड्रोन के अंदर ये सारी स्पेशल चीज़ों को ऐड किया गया है। तो दृष्टि 10 के बारे में ये बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। चलिए एक और आर्टिकल एग्जाम के लिए अगेन रेलिवेंट है। आज के अखबार में पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के सेक्शन में डालेंगे। क्या बात हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी को इंतरिम बेल दे दी है 1 जून तक।
आपको पता होगा कि जो ये लिकर स्कैम केस है, उस केस के तहत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था। अभी तक वो जेल में थे। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में इंटरिम बेल दे दी है। ये वर्ड ध्यान रखिएगा प्लीज, इंटरिम बेल। ये आपका पॉलिटी का पार्ट है। तो ये बेल यहाँ पर दी गई है इनको। कब तक? 1 जून तक, यानी 2 जून को वापस इनको सरेंडर करना होगा, कस्टडी में आना होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये बेल क्यों दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जो इलेक्शंस हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हैं, वो चालू हैं भाई, है ना, और इन इलेक्शन के दौरान इनका भी बाहर रहना ज़रूरी है। तो ये रहेंगे, अपने लिए कैंपेनिंग करेंगे, तो उस बेसिस पर यहाँ पे क्या होगा, लोग जो हैं वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोग यहाँ पर वोट कास्ट करने वाले आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रश्न यहाँ पर यह आता है, क्या मतलब ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करने लगेंगे अगर बेल पर आए हैं तो 1 जून तक सब काम करने लगेंगे, वो पावर्स आ जाएंगी? तो नहीं दोस्तों, कोर्ट ने इंतरिम बेल तो दी है, लेकिन कोर्ट ने अभी यहाँ पर इनको चीफ मिनिस्टर के ऑफिस जाने से मना कर दिया कि भाई आप अभी सीएम के ऑफिस नहीं जाओगे, ना ही जो दिल्ली का सेक्रेटेरिएट है वहाँ पर जाओगे, ना ही आप कोई भी ऑफिशियल फाइल्स वगैरह साइन कर सकते हैं, क्योंकि ये केस क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया। प्लस और भी कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, जैसे जब बाहर रहेंगे तो लिकर पॉलिसी केस को लेकर कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर कह सकते हो विटनेस है इस केस के अंदर में, जो स्पेशली यहाँ पर विटनेस है, जो गवाह है, उसके साथ में भी कोई बातचीत नहीं होगी, है ना, या फिर कोई भी जो ऑफिशियल फाइल्स हैं, है ना, उन सब को यहाँ पर एक्सेस नहीं किया जा सकता। ये इन सब चीज़ों के ऊपर में रोक लगाई गई है। 1 जून तक बाहर निकलो, आपके बेसिस पर कैंपेन चल रहा है, ठीक है। अभी आप देख पाओगे ये फोटो है जब ये तिहाड़ जेल से निकल कर आए, तो अपने घर पर जब पहुंचे हैं, ये तब का फोटो है, ठीक है। फिर उसके बाद में कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, ये जो इंतरिम बेल दी गई है दोस्तों, ये केस के बेसिस पर बिल्कुल नहीं दी गई है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कोर्ट क्लियर कर चुका है कि भैया ये जो केस चल रहा था, क्या इसके बेसिस पर इंतरिम बेल दी गई है? नहीं। ये जो बेल दी गई है दोस्तों, ये लोकसभा इलेक्शन कैंपेन के लिए दी गई है कि ये कैंपेनिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये मैटर आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल नंबर 1, क्या इस आर्टिकल में से कोई ऐसी चीज़ है जो एग्जामिनेशन के लिए पढ़नी है? क्योंकि ऐसी खबरें आपको पता चली गई होंगी, सब कुछ पता चल गया होगा, लगातार वीडियोस कल से जारी हैं सभी जगह पर। तो दोस्तों एग्जाम में इस आर्टिकल का कोई ऐसा हेल्प नहीं होगा, लेकिन अगर हम चीज़ों को तोड़ फोड़ कर देखें तो डायरेक्ट एक कनेक्शन मिलेगा इस आर्टिकल से, जो हमारे पॉलिटी से किया जाएगा, और वहाँ पे हमें टर्म्स जाननी होंगी। आपको पता होगा यहाँ पे बात हो रही है बेल की, जब कैदी को छोड़ा जाता है, ठीक है, मतलब जेल से थोड़े समय के लिए रिहा किया जाता है। अब बेल भी कई प्रकार की होती हैं, उसमें से एक प्रकार तो इंतरिम बेल होता है। तो ये बेल के बारे में जानना जरूरी है। कई बार दोस्तों डिफॉल्ट बेल न्यूज़ में रहता है, आपको पता होगा, है ना, और डिफॉल्ट बेल को लेकर बहुत आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टली बेल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ बेल में सबसे पहली प्रकार की बेल आती है रेगुलर बेल। रेगुलर बेल क्या है? जो नॉर्मल तरीके से किसी भी इंसान को दी जाती है, यानी एक डायरेक्शन जो कि कोर्ट देता है, जो हमारा न्यायालय है वो यहाँ पर डायरेक्शन देगा कि भाई ये जो पर्सन है जो अंडर अरेस्ट है स्पेशली, है ना, उसको यहाँ पर क्या किया जाए, रिलीज कर दिया जाए। और इस प्रकार की बेल को लेने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, जो व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उस व्यक्ति को एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी अंडर द सेक्शन 437 एंड 439 ऑफ द CRPC। तो कोई भी व्यक्ति जो अंडर अरेस्ट है या पुलिस कस्टडी में रखा गया है, उसको इस बेसिस पर यहां पर बेल दी जाती है, और ये रेगुलर बेल होती है। दूसरी प्रकार की जो बेल है वो है इंतरिम बेल। ये जो इंतरिम बेल है दोस्तों, ये टेम्पररी पीरियड के लिए दी जाती है। जैसे अभी हमने यहां पर अरविंद केजरीवाल जी के केस में देखा, ये बेल है केवल 1 जून तक, उसके बाद 2 जून को वापस से कस्टडी में इनको लिया जाएगा। तो ये जो बेल है इंतरिम बेल टेम्पररी पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, जब तक रेगुलर बेल नहीं मिल जाती है। रेगुलर बेल का केस पूरा पेंडिंग पड़ा हुआ है कोर्ट के पास में, ठीक है। रेगुलर बेल तो आपको छोड़ दिया गया है थोड़े समय के लिए बेल पर, लेकिन जब जब कोर्ट बुलाएगा जाना पड़ेगा। अब इंतरिम बेल में थोड़े समय के लिए छोड़ा गया है, तो जब तक बाकी बेल के जो केस है वो पेंडिंग चल रहे हैं, तब तक आपको इंतरिम बेल यानी टेम्पररी पीरियड के लिए छोड़ा जा सकता है। तीसरे प्रकार की जो बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल होती है। कई एग्जामिनेशन में, स्पेशली वनडे एग्जामिनेशन में पूछा गया है पहले क्वेश्चन। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या है दोस्तों, ये एक डायरेक्शन है, ठीक है, यहां पर दिया जाता है एक व्यक्ति को रिलीज करने के लिए, लेकिन कब दिया जाता है, उसके अरेस्ट होने से पहले। कहोगे ये कैसा मैटर है भाई? देखो मतलब क्या हुआ, किसी व्यक्ति को यहां पर अरेस्ट किया जा रहा है, किसी व्यक्ति के खिलाफ यहां पे कुछ मिला, उसको अरेस्ट करने वाले हैं, तो वो जो पर्सन है दोस्तों, वो एक एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल कर सकता है।
यानी अरेस्ट होने से पहले भी उसको बेल मिल सकती है, जेल नहीं जाएगा, उससे पहले बेल मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। और इस प्रकार की बेल को लेने के लिए एक व्यक्ति को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है अंडर द सेक्शन 438 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी वही सीआरपीसी। क्वेश्चन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है ये केवल और केवल जो हमारे सेशंस कोर्ट होते हैं और हाई कोर्ट होते हैं वही इशू कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। ये जो ओनली वर्ड है ना, ये आपके पूरे क्वेश्चन को बदल सकता है, ध्यान रखिएगा। मिक्स करके पूछा जा सकता है कि एंटीसिपेटरी बेल के बारे में क्या ये दूसरे कोर्ट भी इशू कर सकते हैं, नहीं, ध्यान रखिएगा, इट इज इशूड ओनली बाय द सेशन एंड हाई कोर्ट्स। फिर आता है डिफॉल्ट बिल। अब डिफॉल्ट बिल क्या, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अब यहां पर डिफॉल्ट बिल में क्या होता है, एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने के बाद में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन भी तो चाहिए होगा, तो पुलिस यहां पर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लेती है, जैसे एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 90 दिन ले लिए। अब 90 दिन में पुलिस को यहां पर इन्वेस्टिगेशंस, जो भी सबूत हैं वो बटोरने होंगे उस व्यक्ति को पूरी तरह से मुजरिम साबित करने के लिए। ठीक है, अभी तो अंडर ट्रायल बेसिस पर ले लिया, अरेस्ट कर लिया। अब क्या होगा दोस्तों, अगर मान लो वो जो पुलिस है वो 90 दिन में भी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है या कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है, फेल हो जाती है, तो जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है भाई, उसके पास में एक राइट आता है, वो है राइट टू बेल का। ठीक है, हक है उसका फिर बेल मांगने का। वो तो सीधा सीधा ये कहेगा ना जुडिशियल कस्टडी में जाके कि भाई जब आपके पास में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट नहीं है तो मुझे बेल दो, हक है मुझे इस समय बेल का। तो वही दोस्तों डिफॉल्ट बेल कहलाता है। इसके बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और इसको हम स्टैच्यूटरी बेल के नाम से भी जानते हैं। और इस बिल के सारे प्रोविजंस हमारे सीआरपीसी के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंदर में मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की बेल के बारे में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी बने आप रेडी हो उसको सॉल्व करने के लिए। ना दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। जैसे आपने आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा है, वो सभी बैकग्राउंड डेटा आपको एक प्रिंटेबल नोट्स के फॉर्म में दिए जाते हैं, जिस ग्रुप से आपकी बहुत ज़्यादा सहायता हो जाती है। जैसे आपको पीडीएफ्स बार बार इकट्ठे करने हैं, कलेक्ट करने हैं, सीक्वेंस में लगाने हैं, स्टोरेज का इशू है, वगैरह वगैरह इशूज से गुजरना होगा, लिखना है, ये सारी चीज़ें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप में सारा कंटेंट सीक्वेंस वाइज पड़ा है, डेट वाइज पड़ा है, किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, चाहो तो प्रिंट करो या मत करो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स दोस्तों आपको इस ग्रुप में मिल जाते हैं। और ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। गारंटी है दोस्तों, आपको फील होगा कि हाँ कुछ दिनों बाद मेरा अमाउंट रिकवर हो चुका है, लेकिन बेनिफिट्स फिर भी मिलते रहेंगे। सवाल यह है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज करना है जिससे वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कीजिएगा कि भाई मुझे इस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से मिल रही हैं। अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। छोटा सा टारगेट होता है लाइक का जिसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। 5000 लाइक्स का एक टारगेट है जिसको आप पूरा करवा सकते हैं। चलिए आते हैं अगले आर्टिकल पर, यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपीएससी यहाँ से ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है, कैसे पूछा गया था आगे मैं आपको बताऊंगा। आज के अखबार में पेज नंबर 12 पर प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में आप लिंक करेंगे। तो दोस्तों बात हो रही थी यूनाइटेड नेशन के अंदर में किसी पर्टिकुलर कंट्री को मेंबरशिप देने की, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे देश, स्पेशली मतलब ज़्यादातर देश जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स भी हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं, तो उनको भी एक परमानेंट मेंबरशिप देने के बारे में बात हो रही है। ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वो अलग है कॉन्सेप्ट, केवल हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनने की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, पैलेस्तीन को यूएन का मेंबर बनाया जाए, यूएन का फुल मेंबर बनाया जाए, ताकि यूएन में कोई मुद्दा वगैरह उठे तो वहां पे वोटिंग वगैरह कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट का पूरा वोटिंग हुआ यूएन में,
और जब वोटिंग हुआ यूएन में दोस्तों, तो उसमें लगभग 143 वोट्स, कितने, 143 वोट ऐसे थे जो पैलेस्टीन के फेवर में गए कि हाँ बिल्कुल पैलेस्टीन को आप यूएन की मेंबरशिप दीजिए। और जिसमें इंडिया ने भी पैलेस्टीन को यूएन की मेंबरशिप देने के लिए वोट किया है, यानी फेवर में वोट किया है। ठीक है, तो 143 यानी 143 लोग थे जो पैलेस्टीन के साथ में खड़े थे यूएन मेंबरशिप दिलवाने में। 9 लोग ऐसे थे जो इसके अगेंस्ट में वोट करे थे, नहीं इसको मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। और 25 देश ऐसे थे दोस्तों जिन्होंने एब्सटेन कर दिया, जो हाँ ना हाँ ना हाँ, मतलब ना हाँ ना ना, कि भाई यहाँ पर ना तो हम फेवर में है और ना ही हम अगेंस्ट में, हम न्यूट्रल हैं, ऐसे बैठे हैं, हम वोट ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे भी यहाँ पर 25 कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे जिन्होंने एब्सटेन कर दिया। क्लियर हो गया? अब दोस्तों क्या है, क्या ये वोटिंग से अब ऐसा होगा पैलेस्टीनियंस को एक फुल मेंबरशिप मिल जाएगी? नहीं दोस्तों, फुल मेंबरशिप अभी भी नहीं मिलेगी, बट वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर चुके हैं कि हाँ इस फुल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं आगे। ये क्वालिफिकेशन तो यहां पर हो ही चुका है। आपको पता ना, यूनाइटेड नेशन का जो पूरा का पूरा बॉडी है ये 193 मेंबर्स की जनरल असेंबली है ये, जिनकी मीटिंग होती है, 193 कंट्रीज यहां पर प्रेजेंट होती हैं। तो यहीं पर यह पूरा कॉन्सेप्ट लेकर आया, एक रिजोल्यूशन लेकर आया गया कि भाई क्या पैलेस्टीन को एक यूएन का मेंबरशिप फुल मेंबर बनाया जाए। तो उसमें क्या सिचुएशन हुआ वो मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर बता दिया, ये आप देख पाओगे, वही चीज़ यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। अब बात क्या हुआ यहाँ पर, बात ये बोली जा रही है कि इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट में रहा है स्टार्टिंग से पैलेस्टीन के। भारत पहला एक नॉन अरब कंट्री था, अरब नेशन ने तो स्टार्टिंग में ही पैलेस्टीनियन जो पीएलओ बनाया गया था, याद होगा, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको एक पहचान दी थी। इंडिया पहला नॉन अरब कंट्री था जिनने यहाँ पर पीएलओ को एक रिकग्निशन दिया, उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कह सकते हो इंडिया एक वैसा पहला कंट्री भी था जिन्होंने यहाँ पर स्टेट ऑफ पैलेस्टीन को एक रिकग्निशन दी। ठीक है, 1988 में, 1966 में, सॉरी 1996 में, यहाँ सभी इंपॉर्टेंट जो ये डेट्स हैं दोस्तों, यहाँ सभी जगह पर पैलेस्टीन के सपोर्ट में इंडिया खड़ा रहा है। क्लियर हो गया? दिल्ली ने यानी इंडिया ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस भी यहाँ पर खोला था पैलेस्टीनी अथॉरिटी के अंदर में, जिसको बाद में रमल्ला में शिफ्ट कर दिया गया साल 2003 के अंदर में। ये बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पैलेस्टीन को ये यूएन की मेंबरशिप मिल जाती है, फुल मेंबरशिप, अभी तो केवल वो ऑब्जर्वर कंट्री है, उसको अगर फुल मेंबरशिप मिलती है तो क्या होगा? तो दोस्तों फुल मेंबरशिप मिलने के साथ साथ उसको बहुत सारे राइट्स यानी हक भी मिलेंगे। जैसे मान लो कोई इंपॉर्टेंट वोटिंग हो रही है तो उस वोटिंग में वो अपना वोट भी डाल सकेंगे। और इन सब चीज़ों का जो भी निचोड़ निकलने वाला है वो इसी साल सितंबर में निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल सितंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 79th एक बहुत ह्यूज सेशन होने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। वहीं पर हम समझ जाएंगे कि भाई पैलेस्टीन का पार्टिसिपेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो एडिशनल राइट्स वगैरह यहाँ पर पैलेस्टीन को मिल जाएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है पूरा मामला क्या चल रहा है। लेकिन अगर हम इसको तोड़ फोड़ के एग्जाम से लिंक करें कि भाई क्वेश्चन आएगा कैसे, सिलेबस में से क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको यूनाइटेड नेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब जब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन की, तो आपको पता होगा एक तो बहुत बड़ी बॉडी यूनाइटेड नेशन, 193 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे इसके जनरल असेंबली में। ठीक है, तो दोस्तों यूनाइटेड नेशन के भी अपने 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, इसके भी 6 बहुत अहम अंग माने जाते हैं। और वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कौन कौन से हैं? पहला जनरल असेंबली, जहां पर दुनिया की सारी कंट्रीज बैठी हुई हैं, 193 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अब पता है ना सिक्योरिटी काउंसिल में यहां पर आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स और 5 परमानेंट मेंबर्स जिनके पास में वीटो पावर है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में भी है। मेंबरशिप में आपको बता ही चुका हूं, इसमें 5 परमानेंट मेंबर है जिसमें यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना है। समझ गए, इनके पास में एक स्पेशल पावर वीटो पावर आती है। इंडिया मांग कर रहा है कि इंडिया को भी एक परमानेंट मेंबर की सीट दी जा सके। तीसरा ऑर्गन यहां पर इसका है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चौथा है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। पांचवा है यूनाइटेड नेशन ट्रस्टीशिप काउंसिल। और छठा है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के नाम ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहां पर मैंने आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बता ही दिया है। ठीक है, इसमें 10 आपके नॉन परमानेंट मेंबर और 5 परमानेंट। जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं दोस्तों, समझ ही गए हो, बदलते रहते होंगे। हाँ, तो हर 2 साल में दोस्तों ये नॉन परमानेंट मेंबर्स बदलते हैं।
एवरी 2 ईयर्स। और यही क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछ लिया था कि नॉन परमानेंट मेंबर कितने साल के लिए बनता है यूएनएससी के अंदर में, तो वो दोस्तों 2 साल के लिए बनते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब पहले दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। वैसे आज का ही हमारा आखिरी आर्टिकल भी है। बीच में वीडियोस काफ़ी शॉर्ट से चल रहे हैं ना। मैं पहले वीडियोस 1 घंटे का बनाया करता था, फिर बीच में वीडियो शॉर्ट हुए। शॉर्ट होने के पीछे का रीज़न क्या है? देखो, कई लोगों का कहना यह है कि सर वीडियो के अंदर में जैसा पहला डेटा हुआ करता था वैसा डेटा नहीं है, क्योंकि मैं जो दूसरे सोर्सेस इंक्लूड कर रहा था वो मैंने यहाँ पर इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर अपना चैनल ही द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस के मामले से जाना जाता है। जब आप सर्च करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, कई बड़े बड़े लोगों ने रिकमेंड भी किया हुआ है कोरा के अंदर में, जो बहुत सारे मतलब जो सर्विसेज में हैं उन्होंने रिकमेंड किया है कोरा के ऊपर, आपने देखा होगा। तो चैनल ही द हिंदू के नाम से जाना जाता है। बीच में मैंने काफ़ी सारे सोर्सेस और इंक्लूड कर दिए थे, तो उससे थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो रहा था दोस्तों। तो कई लोगों का कहना मुझसे ये भी है कि सर वो दूसरे सोर्स जब आपने ऐड किए थे तो वीडियो का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, वीडियो 1 घंटे से ऊपर था, 1.5 घंटे का ही बन रहा था और काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही थी। तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो डिफरेंट सोर्सेज है दोस्तों, उसको मैंने दूसरे वीडियो में लाने की कोशिश की है, वो मैं कल आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में। इस वीडियो में द हिंदू को ही हमने सोलिली पूरी तरह से कवर किया हुआ है और डेली कवर कर रहे हैं। अब बात यह है दोस्तों, वीडियोस थोड़े शॉर्ट चल रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सर कुछ चीज़ें छूट रही हैं, ऐसा लग रहा है वीडियो शॉर्ट है। आप न्यूज़पेपर उठाया करो, है ना, आप भी एक बार चेक कर लिया करो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रह जा रही हैं। मुझको मैसेज कर दिया करो अगर ऐसा कुछ है। वैसे होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, इलेक्शन का समय आ चुका है। जैसे आज का अखबार भी आप उठा लोगे तो ये 3-4 आर्टिकल मिलेंगे बस काम के, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेंगे। और कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जो हज़ारों बार रिपीट हो चुके हैं। हाँ, मैं यही वर्ड यूज़ करूँगा, हज़ारों बार। जैसे आपका है ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी इंडेक्स, पीएमआई, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। तो इस बेसिस पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं ज़्यादातर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एडिटोरियल में भी कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो राइटर हैं वो आपके काम की बातें नहीं लिखते, जिसको आप पढ़ोगे टाइम वेस्ट भी होगा और आपको हेल्प भी नहीं करेगा और ऑब्वियसली एक नेगेटिव इम्पैक्ट और डाल देगा। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स रिलेटेड है। अब जैसे ये टॉपिक है, ये हमारे काम का है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बात हो रही हैं तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो अगर शॉर्ट है तो ऐसा मत सोचे करो कि यार इसमें कंटेंट कम है या ढील छोड़ दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, है ना। तो कंटेंट कम है, उसके पीछे का रीज़न है न्यूज़पेपर में ही कंटेंट कम है। कंटेंट अगर ज़्यादा होता है, मान लो किसी ने हमने चीज़ें छोड़ी भी हैं तो अगले दिन इंक्लूड हो जाती हैं। आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं सर ये कल का आर्टिकल है, कमेंट में देखा होगा आपने। तो जब मुझे लगता है कि हाँ यार कल एक चीज़ छोटी है तो मैं उसको नेक्स्ट डे पे इंक्लूड कर देता हूँ। समझ गए इस बात को? चलिए अब आगे आते हैं, सेशन को वापस से शुरू करते हैं। जो आप अदर न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे ना, अदर न्यूज़ का वीडियो जैसे हम अपने पहले चला रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस का जो वीडियो आता था उसमें मैं इंडियन एक्सप्रेस इंक्लूड करता था, कुछ और इंपॉर्टेंट सोर्सेज प्लस क्वेश्चंस भी लगाता था। वो चीज़ मैं वापस से लेकर आऊँगा, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोनों चीज़ें यहाँ पर अपनी अलग अलग चलेंगी जैसे चल रही थी पहले से ही। ठीक है, इसमें आपका एक ही वीडियो में द हिंदू आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपके सारे बाकी सारे सोर्सेस, यानी प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी। प्रीलिम्स के लिए जो शॉर्ट न्यूज़ हैं, वेरी शॉर्ट न्यूज़ हैं, वो भी कवर हो रही होंगी। एडिटोरियल्स कवर हो होंगे। मेंस के लिए डेटा मिल रहा होगा। एथिक्स के पर्सपेक्टिव से सारी तैयारी हो रही होगी। स्पेशली मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात आती है इस टॉपिक की। अर्चना रेड्डी जी हैं, एक एडवोकेट हैं। अब ये बात करती हैं किस चीज़ के बारे में? वाटर इशू के बारे में। देखो, कई जगह पर यह बोला जाता है अगली जो कोई बड़ी युद्ध होगा या बड़ा वॉर होगा वो केवल पानी की वजह से होगा। ऐसे कई सारे बड़े लोग यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं, बड़ा युद्ध वॉर की वजह से होने वाला है। उसी को लेकर यहाँ पर जो ये राइटर हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, वाटर इशू के बारे में समझाती हैं। मैं आपको पहले ही ना एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। राइटर ये बोलती हैं कि आज जो हम फोकस कर रहे हैं ना, मतलब भर भर के जो पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह बड़े बड़े मिशंस करने के लिए कि भाई इंसान को चांद पे पहुंचाना है, इंसान को चांद पे इंसान की कॉलोनी बनानी है, ह्यूमन सेटलमेंट मार्स पे बनाने की तैयारी की जा रही है। तो यहाँ सभी जगह पर पैसा खर्च करने से अच्छा है थोड़ा सा ये वाटर संबंधित जो इश्यूज हैं इसके ऊपर पैसा स्पेंड करें। अब ये क्या है मामला, मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाता हूं क्या एग्जैक्टली ये पूरे मुद्दे को उठा रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनका कहना यह है कि यहाँ पर इंडिया के पास में, या सॉरी इंडिया के पास कह रहा हूँ, दुनिया के पास में अगर हम वाटर प्रेजेंस की बात करें, पानी की बात करें, तो ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ पानी प्रेजेंट है। लेकिन क्या सभी पानी पीने लायक है, फ्रेश वाटर है? नहीं। ज्यादातर पानी आपका सैलिन वाटर आपको देखने को मिलेगा, समुद्र का खारा पानी, है ना। तो दोस्तों ये भी रिपोर्ट के अंदर बताया जा चुका है कि उस समुद्र के नीचे फ्रेश वाटर यानी साफ पानी एग्जिस्ट करता है।
राइटर बोलती हैं साल 1960 में एक मीडियन रिपोर्ट है, उस मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला कि जो यूएस के जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सर्वे किया, ड्रिलिंग की जो न्यू जर्सी कोस्ट है वहां पर नीचे, और कुछ फ्रेश वाटर की दोस्तों यहां पर एविडेंसेस मिली। और वही सिमिलर केस एक निकल कर आया वियतनाम से, फिर कुछ और कंट्रीज से भी अलग अलग साइंटिस्ट ने फ्रेश वाटर की डिस्कवरी की है अंडर द ओशन। जो हमारे समुद्र हैं उनके अंदर जाके दोस्तों यहाँ पे फ्रेश वाटर प्रेजेंट है। राइटर बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल रिवर अंडर द सी, ये डिस्कवर की गई ब्लैक सी के अंदर में। जो हमारा ब्लैक सी है, काला सागर जिसको बोलते हैं, ब्लैक सी जिसके आसपास रशिया यूक्रेन ये देखने को मिलेंगे, काफ़ी चर्चा में रहती है। ब्लैक सी के बॉटम में भी दोस्तों एक साफ पानी की रिवर को डिस्कवर किया गया था, और ये जो रिवर है लगभग 100 फीट डीप आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि बहुत सारा पानी प्रेजेंट है, साफ पानी, क्योंकि आज के समय पर पानी तो है लेकिन साफ पीने के योग्य जो पानी है वो अभी भी बहुत कम है। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो जितने भी एविडेंसेस हैं उसको भी देखा जाएगा, साइंटिफिक एविडेंसेस भी देखे जाएंगे, जिसके बेसिस पर बताया गया है बिल्कुल रिवर्स का प्रेजेंस है अंडर द सी, बिल्कुल गहराई में साफ पानी भी प्रेजेंट है। और स्टैटिस्टिक्स जो हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा जो है दोस्तों, वो हमको ये दर्शाता है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो हमारे पृथ्वी पर एस्टिमेटेड प्रेजेंट है वो है 1.387 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है, जिसमें से 97.5% के आसपास जो वाटर है वो खारा पानी है, सॉल्ट वाटर है, जिसमें सॉल्टीनेस आपको देखने को मिलेगी, और जिसमें से 2.5% बचा। अब वो 2.5% फ्रेश वाटर है, और उस फ्रेश वाटर में से भी 0.3% कह सकते हो वो लिक्विड फॉर्म में है आज के समय पर। वो यहां पर बोला जा रहा है वो मतलब लिक्विड फॉर्म में है, प्रेजेंट है हमारे सरफेस पर, यानी कुछ जमा हुआ है, कुछ लिक्विड फॉर्म में, जिसका मतलब इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ वाटर फ्रेश वाटर प्रेजेंट है वो अंडरग्राउंड है ना, अंडर द ओशन बेड, समुद्र के नीचे प्रेजेंट है, ये यहां पर इनका कहना है। ठीक है, तो ये डेटा इन्होंने दिया। फिर अब ये बात करते हैं कि अगर हम फ्रेश वाटर को देखें तो फ्रेश वाटर एक बहुत बड़ी समस्या आज के समय पर बन चुका है नहीं बन चुका है। आपने हाल ही में साउथ इंडिया का इशू देखा, बेंगलुरु के अंदर में किस प्रकार से वाटर क्राइसिस नजर आया, और एक क्लाइमेट चेंज भी इंपैक्ट डाल रहा है, जिस चक्कर में मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर बढ़ना, सूखा पड़ना, ऐसे इश्यूज भी आपको नजर आएंगे। और जो वाटर है दोस्तों, ये आपका एक डिप्लीटिंग रिसोर्स आज के समय पर देखने को मिलता है, लगातार कम होता चले जा रहा है, जिसके बेसिस पर ढेर सारी समस्याएं उठ रही हैं। तो यहाँ पे जो ये पानी की हमने बात की ना, जो समुद्र के नीचे प्रेजेंट है, उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो यहाँ पे राइटर ने बोला, क्योंकि फ्यूचर जनरेशन के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरीके से हम पोल्यूशन कर रहे हैं उसको देखते हुए। और इसके लिए क्या करना होगा, हमें यूनाइटेड नेशन का जो एक बॉडी है यूएन क्लॉस, यानी यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन, इसका ध्यान रखना होगा। अब कहने का मतलब यह है दोस्तों, अच्छा आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम सुना होगा। यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है दोस्तों, चलो मैं आपको बताता हूं। जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, ये पूरा वर्ल्ड मैप है। कुछ देश ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ में बाउंड्रीज को टच करते हैं, जैसे अफ्रीका के किनारे वाली कंट्रीज हो गई। कुछ तो लैंडलॉक कंट्रीज होती हैं, ऐसा बीचों बीच जिनके चारों तरफ देश ही देश हैं, चारों तरफ से बंद है। लेकिन इंडिया का हिस्सा देखोगे तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी बाउंड्री अपनी शेयर करता है इंडियन ओशन के साथ में। ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर एक बड़ी बाउंड्री ओशन के साथ में शेयर करता है। तो ओशंस के साथ में शेयर करने वाले बाउंड्रीज वाले बहुत सारे देश आपको वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी कंट्रीज ओशन के पास में बाउंड्री को शेयर करती हैं, ओशन का भी कुछ हिस्सा उनके देश के टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में आता है। कहने का मतलब है जैसे इंडिया का यह हिस्सा है, तो इंडिया का जो ये इतना हिस्सा का पानी है, ये जो वाटर है दोस्तों, उस पर इंडिया का कंट्रोल रहेगा, हक रहेगा। ऐसा नहीं कोई दूसरा देश यहाँ से गुजर सके या नहीं। ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा जो है पानी का दोस्तों, इस पे जैसे ये वाला जो हिस्सा है, इस पर ऑस्ट्रेलिया का हक रहेगा। वहाँ पर वो रिसर्चेस है ना, डीप एक्सप्लोरेशन, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी जो ये लाइट एरिया है, ये आपके हाई सीज हो गया, नहीं इंटरनेशनल वाटर हो गया, इस पर किसी का हक नहीं है। लेकिन किसी देश से अगर बाउंड्री लग रही है समुद्र की, तो समुद्र का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे उसके अंडर में आएगा। उसी हिस्से को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। अब इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की डेफिनेशन क्या है, आओ मैं आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर लैंड है और उसका बेस लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ज़मीन है। अब ज़मीन के बाद यहाँ पे जब पानी को देखते हैं दोस्तों, तो लगभग उस ज़मीन से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक
जितना भी रीजन होगा वो सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की टेरिटरी में होगा, ध्यान रखिएगा। और ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि ये सब क्या है, ये सब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले कॉन्टेक्स्ट में उसी पर्टिकुलर देश का जो राइट्स हैं वो रहते हैं। तो 200 नॉटिकल माइल तक की जगह ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद का जो वाटर होगा वो आपके हाई सीज होंगे, इंटरनेशनल वाटर होगा। तो राइटर का कहना यहाँ पर यह है कि चलिए भैया फिर एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को। अब अपने टेरिटरी के अंदर नहीं कर सकते, जो इंटरनेशनल वाटर्स है वहाँ पे तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम समुद्र को देखें तो समुद्र को लेकर हमारे पास में बहुत सारे नियम कानून हैं दोस्तों। कई सारे कन्वेंशंस, कई सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जा रहा है। मोस्ट फॉलोड आपको यहाँ पर वो देखने को मिल जाते हैं। तो हमें उसमें सुधार करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारे कन्वेंशंस, कई सारे अग्रीमेंट्स, कई सारी बॉडीज़, ठीक है, कई ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं आज के समय पर जो हमारे एरिया की सुरक्षा करती हैं, वाटर को लेकर लॉज प्रेजेंट करती हैं। अब राइटर ये बोलती हैं जो यूएन क्लॉज है, इंटरनेशनली हर कोई कंट्री इसको एक्सेप्ट करता है। एक दूसरे की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, स्पेशली एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसको भी यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे जो अपनी टेरिटरी में आ रहा है, यानी कि किसी देश का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, उसमें आप थोड़ा एक्सप्लोरेशन करते हो तो वो आपके लिमिटेड एरियाज हैं, वहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड है। तो इसके लिए हमें इंटरनेशनल वाटर में जाना होगा और उस इंटरनेशनल वाटर की पावर भी हमको मिलेगी। वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करना होगा, फ्रेश वाटर के सारे एविडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे करने होंगे, उसके बारे में जानना होगा। यहीं पर एक सबसे बड़ा पोटेंशियल है दोस्तों। और जैसे आज के समय पर हम ऑयल के जो कुएं वगैरह हैं उनको जगह जगह पर एक्सप्लोर करते हैं, है ना। जो कुएं होते हैं कच्चे तेल के, उनको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, जगह जगह पर एक्सप्लोर किया जाता है। फिर आगे जब मिल जाता है तो भविष्य के यूज़ के लिए उनको प्रोटेक्ट करके रख लिया जाता है। वही चीज़ हमें फ्रेश वाटर के साथ में करनी होगी, क्योंकि फ्रेश वाटर कम प्रेजेंट है। तो हमें यहाँ पर आज के समय पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इस दौरान हमें यहाँ पर सभी कंट्रीज़ को साथ में आना होगा। इंटरनेशनल सी वाटर को यहाँ पर एक्सप्लोर करना होगा, फ्रेश वाटर को खोजना होगा और फ्रेश वाटर को सिक्योर करके रखना होगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर यह देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब राइटर ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मारा है, वो यह है कि भाई ये जो आज के समय पर चिंता है फ्रेश वाटर की, इसको पूरा करने के लिए तो हमें ये कदम उठाना होगा जो मैंने ऊपर आपको बताया। इंडिया इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और यहाँ पे जो आप पानी की तरह पैसा बहा रहे हो वो बड़े बड़े मिशंस पर, ठीक है भाई, आपको ह्यूमन सेटलमेंट, एक इंसानी कॉलोनी आप बसा रहे हो चांद के ऊपर में या मंगल ग्रह के ऊपर में, उस पर आप गैलन्स ऑफ मनी मत बहाओ। वो पैसा आप अपने इस फ्रेश वाटर को देखने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाओ। ये ज़्यादा हेल्प करेगा, ये फ्यूचर जनरेशन को ज़्यादा सिक्योर करेगा। तो आप लोग कितना ज़्यादा सहमत हैं राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं। आई होप इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और करते हैं अपने इस सेशन को समाप्त। पहले अपना प्रीलिम्स वाला क्वेश्चन है गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो दोस्तों वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन को लेकर ये कमेटी रिपोर्ट्स बनाई गई थी। समझ रहे हो ना, ये वेस्टर्न घाट्स वाला जो ये रीजन है अपना, केरला तमिलनाडु वाला हिस्सा आता है, कई सारा चीज़ें कवर होती हैं। तो ये जो वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, यहीं पर प्रोटेक्शन के लिए कमेटी की रिपोर्ट्स आई थी, गाडगिल कमेटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट। तो इनकी सुरक्षा के लिए ही यहाँ पर ये रिपोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।